हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपके लिए आज क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पूरे ही एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, जिसे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। कुछ कुछ बातें मैं इसमें की आपकी बताऊँगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के और वीडियो भी लाता रहूँगा। और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ क्या है? वह राशियाँ जिन्हें किसी यंत्र से मापा जा सके और उनकी उसके सहायता से हम भौतिक विज्ञान के नियमों को निकाल सकें, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और भौतिक राशियों को पी क्यू से डिनोट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो पी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यूनिट यू, एन इंटू यू। एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू यूनिट है। तो इसके बाद अगला टॉपिक है मात्रक। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को जिस निश्चित आधारभूत मापक में मापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। मतलब जिसमें मापा जाए किसी भौतिक राशि को, उसको मात्रक कहते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों के अलग अलग जगह अलग अलग प्रणालियाँ बनाई गई हैं मापने के लिए। इसमें तीन ही प्रमुख हैं। पहली है एमकेएस प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। दूसरी है सीजीएस प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। तीसरी है एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड और सेकेंड प्रणाली। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी बनाई गई है। ये तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग की जाती है, लेकिन एक सबको मानने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बना दी गई। ये सभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये एसआई यूनिट है। इसमें पहले लंबाई है जिसका मीटर है, द्रव्यमान है किलोग्राम है, समय है सेकेंड है, विद्युत धारा एम्पियर है, ऊष्मागतिक केल्विन है, पदार्थ की मात्रा मोल है, ज्योति तीव्रता कैंडेला है। यही सात हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक पर मानी गई राशियाँ। इन्हीं से सब राशियाँ मिलकर बनी। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ तीन ही प्रकार की होती हैं। इसमें पहली है मूल भौतिक राशि। वे राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। यह संख्या में सात हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता आदि। अब दूसरी है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? वे राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी हैं, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, बल, कार्य, ये सब इन्हीं राशियों से मिलकर बने हैं। जैसे लंबाई, लंबाई से ही तो क्षेत्रफल बना, लंबाई का वर्ग। आयतन, लंबाई से ही तो लंबाई का क्यूब आयतन बना। वही व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब सहायक राशियाँ। सहायक राशियाँ क्या हैं? इनकी संख्या केवल दो ही होती है। ये समतलीय कोण और घन कोण, यही दो हैं सहायक राशियाँ। समतलीय कोण क्या है? ये इसको थीटा से डिनोट करेंगे, डी थीटा। इसका होता है आर्क बटा त्रिज्या, जिसका मात्रक होता है रेडियन। और घन कोण, इसको डी डी ओम ओमेगा ओम, डी ओम से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है ये पूरा क्षेत्रफल, आर्क का क्षेत्रफल ये पूरा, और ये त्रिज्या। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। यही दो हैं सहायक राशियाँ। लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, लंबाई का मापन अगला टॉपिक आता है, इसमें एनसीईआरटी से है। लंबाई का मापन हम कुछ प्रत्यक्ष विधियों से कर सकते हैं। 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाइयाँ मीटर पैमाने का उपयोग कर ज्ञात कर सकते हैं। 10⁻⁴ मीटर की लंबाइयों को यथार्थता से मापने के लिए हमें वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं, और स्क्रू गेज का उपयोग हम 10⁻⁵ तक की लंबाइयों को मापने के लिए किया जाता है। मतलब सिंपल चीज़ है ये। लंबाई को कैसे मापते हैं? हम तो मीटर से माप लेते हैं, और अति सूक्ष्म लंबाइयों को वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज से माप लेते हैं, यही चीज़। और बड़ी दूरियों का मापन अब हम कैसे करते हैं? बहुत बड़ी दूरियां, जैसे ग्रह है, तारे की दूरी को हम लंबवन विधि का उपयोग करके मापते हैं। लंबवन विधि, लंबवन विधि ये है, मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह और तारा है, और यहाँ ये पृथ्वी पर दो बिंदु हैं, तो हमें इसके बीच की दूरी b मालूम है, और ये कोण थीटा मालूम है। तो यहाँ हो जाता है थीटा बराबर b/d। तो d बराबर b
अपान थीटा। तो ये डी दूरी निकल गई ग्रह से। और अगर किसी ग्रह का व्यास निकालना है तो ग्रह के दोनों छोरों से पृथ्वी पर किसी एक बिंदु से देखा जाता है। तो ये कोण जो हमको मालूम है थीटा है ये, और ये दूरी हमको बी निकालनी है, और ये दूरी हम निकाल चुके हैं डी निकाल चुके हैं। तो थीटा इज इक्वल टू बी अपान डी। तो बी इज इक्वल टू डी थीटा। तो यहाँ पर बी निकल चुका है, ग्रह का व्यास हमेशा व्यास ही निकलता है इसमें। अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। अब अति सूक्ष्म दूरियों का, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, छोटी दूरियों का मापन हम कई यंत्रों जैसे वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज से कर सकते हैं, जो हमें दशमलव के कई अंकों तक यथार्थता से माप दे सकते हैं। मतलब अति सूक्ष्म दूरियों का हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से मापन कर सकते हैं। आगे है लंबाई का परिसर। लंबाई का परिसर क्या है भाई? लंबाई का परिसर मतलब जितनी छोटी से छोटी लंबाई हो, जितनी बड़ी से बड़ी लंबाई हो। हम विश्व में जो पिंड दिखाई देते हैं उन पिंडों को की आमापों में अंतर एक विस्तृत परिसर है, जिसमें एक ओर 10⁻⁻14 कोटि के आमाप का किसी परमाणु का सूक्ष्म नाभिक है, तो दूसरी ओर 10⁻26 मीटर कोटि की आमाप का दृश्यमान विश्व का परिसर है। मतलब नाभिक इतना छोटा 10⁻14 मीटर और कुल विश्व 10⁻26 मीटर। तो लंबाई का रेंज इतना ज़्यादा है 10⁻14 से 10⁻26 मीटर तक। अब यहाँ कुछ हम यूनिट लिखें। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब ये अगला टॉपिक है द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान पदार्थ का आधारभूत गुण है। यह पिंड के ताप दाब या दिक् काल में उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमानों का परास। अब द्रव्यमान का रेंज कितना है? विश्व में हम जो पिंड देखते हैं उनके द्रव्यमानों का अंतर का एक अत्यंत विस्तृत परिसर है। इसका भी रेंज बहुत बड़ा है। एक और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान -10⁻30 kg है, तथा दूसरी ओर लगभग 10⁻55 kg का ज्ञात विश्व है। मतलब इसका रेंज 10⁻30 से 10⁻55 kg तक है द्रव्यमान का। अब अगला टॉपिक है समय का मापन। समय का मापन। किसी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है, तो सभी लोग जानते हैं। किसी परमाणु घड़ी का एक सेकेंड सीजियम 133 परमाणुओं के निम्नतर ऊर्जा स्तर के दो अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरणों के 9192 मतलब ये संख्या है कि कंपनों के लिए आवश्यक है। मतलब इतने कंपन लगेंगे सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के दो मध्य संक्रमण करने के लिए इतने कंपनों की आवश्यकता है। इसमें जो समय लगता है वही 1 सेकेंड माना गया है। अब अगला है मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, जैसे कुछ भी हम मापेंगे तो मापन यंत्रों के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य रहती है। यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर रहता है जब भी हम मापते हैं। किसी माप की यथार्थता मान वह है जो हमें यह बताता है किसी राशि की मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किसी विभेदन या सीमा तक मापी गई है। त्रुटियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। त्रुटियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है यंत्रगत त्रुटियां। मतलब ये यंत्र से जो त्रुटियां होती है। प्रायोगिक तकनीक त्रुटियां, प्रयोग के दौरान बाह्य परिस्थितियों ताप दाब के कारण ये त्रुटियां होती हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां, ये मानव जब किसी चीज़ को करता है तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं वो व्यक्तिगत त्रुटियां। दूसरा है इसमें यादृच्छिक त्रुटियां। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। यह अनियमित रूप से होती है। ये चिन्ह और परिणाम में यादृच्छिक हैं। अब अगला टॉपिक अल्पतमांक त्रुटि। जी मान लीजिए किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा रहा है, तो उस मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा से छोटा मान ही उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। मतलब जितना वो छोटा से छोटा माप सकता है उतनी ही वो त्रुटि भी कर सकता है।
यही है अल्पतमांक त्रुटि। त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के निम्नलिखित प्रकार हैं। त्रुटियों का पहला प्रकार निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि की यथार्थ मात्रा और मापी गई मात्रा में जो अंतर होता है वही निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। अब यथार्थ मान क्या होता है? यथार्थ मान सभी मापे गए मानों का योग बटा मानों की संख्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि होगा यहाँ निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि यथार्थ मान माइनस मापा गया मान, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई। दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सभी निरपेक्ष मानों का माध्य ही माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। मतलब जितने भी निरपेक्ष मान हैं, निरपेक्ष जितने भी मान हैं उनका उन सभी मानों का योग कर दीजिए और बटा उन सब मानों की संख्या लिख दीजिए, तो यही माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? आपेक्षिक त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात होता है। मतलब जितने उसमें त्रुटि है जो उसका वास्तविक मान है उसका अनुपात ही आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। अब प्रतिशत त्रुटि क्या है? जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। मतलब प्रतिशत त्रुटि वही है जो आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100, यही प्रतिशत त्रुटि है। मतलब आपेक्षिक त्रुटि में 100 का गुणा कर दीजिए, जैसे परसेंटेज निकालते हैं, वही बात है। त्रुटियों का संयोजन। कई मापों में सम्मिलित होने में त्रुटियां कैसे सम्मिलित होती हैं? मतलब जोड़ घटाना में त्रुटियां कैसे बढ़ती जाती हैं। मतलब किसी संकलन या व्यकलन की त्रुटि, एडिशन या सब्सट्रैक्शन की त्रुटि। संकलन या व्यकलन में त्रुटियां हमेशा जुड़ जाती हैं, ये हमेशा जोड़ेंगे या घटाएंगे, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। इस संकलन ए और बी को जोड़ रहे हैं हम, ए में डेल ए त्रुटि है, बी में डेल बी त्रुटि है, तो अधिकतम त्रुटि क्या हुई? दोनों त्रुटियां जुड़ जाएंगी, दोनों त्रुटियां जुड़ जाएंगी। और अगर हम घटा भी रहे हैं, ए माइनस बी भी कर रहे हैं, तभी दोनों त्रुटियां जुड़ जाएंगी। ये जोड़ने या घटाने में हमेशा दोनों त्रुटियां जुड़ती हैं, हमेशा त्रुटियां जुड़ती हैं। और गुणनफल या भागफल में क्या होता है? जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों में आपेक्षिक त्रुटि का योग होती है। तो जैसे इसमें अगर आपको अपेक्षित त्रुटि निकालनी है, मान लीजिए कि गुणनफल हो रहा है ए और बी का, ए में डेल ए त्रुटि है, बी में डेल बी त्रुटि है, तो इसका आपेक्षिक, दोनों का आपेक्षिक त्रुटि कोई का योग ही गुणनफल के आपेक्षिक त्रुटि के बराबर होता है। समझे कि जैसे इसका आपेक्षिक त्रुटि गुणनफल जेड है तो इसका आपेक्षिक त्रुटि डेल जेड बटा जेड होगा, और ए का आपेक्षिक त्रुटि ये होगा, बी का आपेक्षिक त्रुटि होगा ये होगा, दोनों को जोड़ दिए और जेड तो इधर चला गया, तो मतलब ये त्रुटि हो गई, गुणनफल की त्रुटि हमारे पास निकल गई। डेल ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी इंटू जेड, यही हो गई गुणनफल में त्रुटि। और भागफल में ठीक इसी प्रकार से ए की त्रुटि ए डेल ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी और डेल वाई बटा वाई बराबर ये होगा, तो गुणनफल जैसे था वैसे ठीक यही है। डेल वाई बराबर डेल ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी इंटू वाई। अब अगला मापित राशियों की घातों के प्रकरण में त्रुटि। किसी भौतिक राशि जिस पर के घात है चढ़ाई गई है की आपेक्षिक त्रुटि उस व्यष्टिगत राशि की आपेक्षिक त्रुटि की के गुनी होती है। जैसे मान लीजिए जेड बराबर ए स्क्वायर है, तब डेल जेड बटा जेड बराबर 2 डेल ए बटा ए होगा, क्योंकि ये जो घात रहता है उसका इसकी आपेक्षिक त्रुटि में गुणा हो जाता है। सिंपल यही है। यहाँ जेड बराबर ए की घाते पी है, बी की घाते क्यू है बटा सी की घाते आर है, तो डेल जेड बटा जेड बराबर इसकी ए की घात पी है तो पी का यहाँ गुणा हो जाएगा इसकी आपेक्षिक त्रुटि में, बी की घाते क्यू है तो बी की आपेक्षिक त्रुटि में क्यू का गुणा हो जाएगा, सी की घाते आर है तो सी की घाते आर यहाँ गुणा हो जाएगा सी की आपेक्षिक। सार्थक अंक, अगला टॉपिक है सार्थक अंक। विश्वसनीय अंकों और संख्या के अनिश्चित अंकों को संख्या के सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने क्या नियम है? सार्थक अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम है। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, मतलब जो शून्य नहीं वो सार्थक है। किसी दो शून्येतर अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। मतलब जो दो शून्य नहीं है, मान लीजिए अगल बगल शून्य नहीं है, बीच में शून्य है तो सार्थक हो जाएगा वो भी शून्य। सभी शून्य, शुरुआती शून्य कभी सार्थक नहीं होते, शुरुआत के शून्य कभी सार्थक नहीं होंगे। दशमलव बिंदु के अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं, दशमलव बिंदु के पीछे आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। घातांक वाले अंक भी कभी सार्थक नहीं थे, जिसके घात पावर है, जैसे 10 घाते -4 है, सार्थक नहीं होगा। अचर के अनंत
अचर के अनंत सार्थक अंक होते हैं। मान लीजिए कोई अचर है, अचर राशि है, तो उसका अनंत सार्थक अंक होगा। जैसे सार्थक अंक निकालने के लिए राउंडिंग ऑफ करने के लिए, ये 3.72 है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए ये सब लोग जानते हैं 5 से छोटा है तो 3.7 हो गया। और जैसे 3.76 है तो 5 से बड़ा है तो 3.8 हो गया। अगर 5 है और तो 5 के बाद वाला अंक देखेंगे, 5 के बाद वाला अंक अगर 5 से छोटा है, 5 के बाद वाला अंक अगर 5 के बाद वाला अंक अगर 0 से बड़ा है तो इसको 3.8 एक अंक बढ़ा देंगे इसमें। 5 के बाद वाला अंक अगर 0 से बड़ा है 3.8 कर देंगे, और 3.75 जीरो ही अगर है, जीरो आ गया, तो अब यहाँ देखेंगे अगर 10 के ठीक बाद वाला अंक विषम होगा तो एक अंक बढ़ा देंगे, अगर सम होगा तो वैसे ही वैसे छोड़ देंगे। ये सिंपल। सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम, मतलब जोड़ घटाना में कैसे इसका प्रयोग होता है। तो जोड़ घटाना में संकलन और व्यकलन के परिणामों में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में हो। मूल संख्या में जितने हो उतने ही, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में जितने सार्थक अंक हों उतने ही सार्थक अंक उत्तर में भी होने चाहिए। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, सबसे कम सार्थक अंक इसमें 1 है, 2 है, तो इसमें भी उतने ही होने चाहिए। जैसे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो जितने सबसे कम वाले, मतलब दोनों बराबर ही है तो 2 हो जाएगा सार्थक अंक। ऐसे ही गुणनफल और भागफल में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की मूल संख्या में हो। ठीक वही चीज़ है। अब अगला टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भौतिक राशि की विमाएँ। किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ना पड़ता है। लंबाई की विमाएँ L हो जाएगी, द्रव्यमान की M हो जाएगी, समय की T हो जाएगी, तापमान की K या थीटा हो जाएगी, विद्युत धारा की A या I हो जाएगी, ज्योति तीव्रता की C हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा की MOL मोल हो जाएगी। विमीय सूत्र तथा समीकरण, इसके भी कुछ सूत्र होते हैं। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो ये दर्शाता है किसी भौतिक राशि किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण उस राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। कुछ विमीय समीकरण निम्न है, जैसे क्षेत्रफल का, इसमें यम है नहीं तो यम 0, L की पावर 2 है तो L की पावर 2 है तो L की पावर 2, T की पावर 0 है तो T की पावर 0। मुख्यतः ये 3 लिखा जाता है। ये देखिए मैंने ये लिख रखा है इतना, ये देख लीजिए। और अब आएगा समीकरणों की विमीय संगति की जांच। इसे समीकरणों को भी हम जांच सकते हैं, मतलब उसका निकाल सकते हैं कि मान लीजिए ये समीकरण दिया है b = a + bt, ए और बी टी का मतलब कहा है कि ए और बी की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो वी की विमाएँ मतलब समान विमाओं वालों में से ही हम किसी चीज़ को घटाया जोड़ सकते। देखिए यहाँ लिखा है किसी समीकरण के प्रत्येक अंश की विमाएँ समान होती हैं और हम केवल उन्हीं को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएँ समान हो। तो ये जोड़ा या घटाया जा रहा है, मतलब वी और ए की विमाएँ समान है, तो वी और ए की विमाएँ समान है, तो इस तरह वी की विमाएँ ये है, ए की विमाएँ, तो ए की विमाएँ बराबर इतना निकल गया। ऐसे ही ठीक बी और टी यहाँ पूरा लेंगे, केवल बी नहीं, तो बी टी की विमाएँ बराबर वी की विमाएँ हो जाएगा क्योंकि उसमें घटाया जा रहा है। अब ये वी की विमाएँ इतना है, बी की विमाएँ गुणे टी की विमाएँ यहाँ आ गया, टी की विमाएँ लिख दिए। अब टी की विमाएँ इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। बी की विमाएँ बराबर n की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -2। अब विमाओं का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? किसी समीकरण को जांचने में होता है। जिसे मान लीजिए कि LHS के प्रत्येक LHS के टर्म का जो विमाएँ होंगी, RHS के टर्म के भी वही विमाएँ होंगी प्रत्येक टर्म के। जैसे S की विमाएँ L है तो UT की विमाएँ L होगी। देखिए यहाँ निकला है UT की विमाएँ भी L होंगी। हाफ AT स्क्वायर की विमाएँ भी L होंगी। हाफ तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो AT स्क्वायर की विमाएँ भी L होगी। तो यहाँ समीकरण जा सकते हैं LHS बराबर RHS। और मात्रकों को बदलना, ये यूनिट्स भी बदल सकते हैं इससे। भौतिक राशि बराबर n × u, ये तो पहले ही बताया मैंने आपको। तो 1 न्यूटन बराबर को डाइन में बदलना है, तो ये बल ही का मात्रक है दोनों, तो बल की डायमेंशन यहाँ लिख दिए। अब 1 न्यूटन बराबर ये यूनिट हो गया, यन यहाँ n1 ये है तो 1 लिख दिए, m1 kg में है kg लिख दिए,
L1 m है तो m लिख दिए, T1 s है तो s लिख दिए, तो U1 क्या हो गया, M1 L1 T1 की -2 की पावर -2, ये हो गया। ठीक वैसे यहाँ भी कर दिए तो U2 निकल आया, M2 L2 T2 माइनस N2 ही हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा यहाँ संख्या क्या होगा, कैडाइन होगा। अब इस समीकरण में U1 और U2 को रख देंगे, तो N2 बराबर U2 को इधर लेके चले जाएंगे तो N1 U1 बटा U2, तो N2 बराबर N1 सबका मान रख देंगे U1 और U2 का, इस तरह सब कटेगा। ये N1 तो एक ही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ 10⁻3 10⁻2 और 1 आ गया तो 10⁻5 हो गया, तो मतलब 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 टाइम। इस तरह हम यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं और विमाओं का प्रयोग करके सूत्र भी डायमेंशन से हम निकाल सकते हैं। ये दिया है कि बल का सूत्र निकालिए और ये द्रव्यमान पर आधारित है, त्वरण पर आधारित है, तो बल का सूत्र निकालिए। तो द्रव्यमान तो मतलब आधारित होगा तो इस तरह हम लिख सकते हैं ना, बल प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, कुछ होगा यहाँ पावर, तभी ना ये आधारित है इस पर। इस तरह इसको भी लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू a की पावर y, तो लिख दिए। फिर f इज इक्वल टू ये बीमा रहित अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा दिए, फिर m की पावर x a की पावर y लिख दिए। अभी यम का डायमेंशन ये होगा और ये द्रव्यमान का डायमेंशन ये होगा, त्वरण का डायमेंशन ये होगा। अब जैसे ये है इसमें डायमेंशन पुट कर दिए तो ये निकला, ऐसे समीकरण हो जाएगा। फिर हम यम का यम से तुलना कर दिए और यम का यम से तुलना कर दिए तो x बराबर 1 आ गया, यल का यल से तुलना कर दिए तो y बराबर 1 आ गया। अब यही x y तो हमें चाहिए था, तो x y अब प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है कि k का मान 1 आता है, तो x का मान 1, तो f बराबर यम है। अब विमाओं की कुछ सीमाएं हैं, कहाँ कमियां हो जाती हैं विमाओं से। यह अनुक्रमाती नियतांक नहीं ज्ञात कर सकते। कैसे ज्ञात करेगा अनुक्रमाती नियतांक, उसकी कोई तो डायमेंशन होती नहीं है। अब यहाँ ये कैसे ज्ञात करेगा कि k का मान 1 है कि 2 है कि 3 है, ये कमी हो गई इसकी। यह उन समीकरणों पर लागू नहीं होता जिन्हें त्रिकोणमिति, जिसे साइन थीटा कॉस थीटा को भी नहीं ये ज्ञात कर पाता है। उन समीकरणों को नहीं ज्ञात कर सकते जिनमें बीमा रहित मान हो, वही डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो। यह उन समीकरणों को भी नहीं ज्ञात कर सकता जो प्लस या माइनस से जुड़े हुए हों। अब मान लीजिए यहाँ यम प्लस ए रहता तो ये ज्ञात कर पाता कि प्लस है, नहीं ज्ञात कर पाता, यही इसकी कमी है। अब आएगा मापक यंत्र। तो मापक यंत्र वर्नियर कैलिपर है, ये सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए बनाया गया है। बेलन का व्यास, लंबाई, चौड़ाई, ये सब माप लेगा ये। इसका लिस्ट काउंट होता है 1 MSD मेल स्केल डिवीजन -1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्केल डिवीजन मान लीजिए n है, मेन स्केल डिवीजन m है, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n इधर चला जाएगा, m/n MSD हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट इसी में पुट कर देंगे अब इसको लिस्ट काउंट में, तो हो जाएगा 1 MSD -1 VSD। लिस्ट काउंट बराबर 1 MSD, ये 1 VSD का मान यहाँ रख देंगे, तो फिर लिस्ट काउंट बराबर MSD कॉमन ले लेंगे तो कोष्ट में 1 - m/n, ये लिस्ट काउंट्स का वर्नियर स्केल का फार्मूला बन गया। वर्नियर स्केल को कैसे पढ़ें, मान लीजिए 10 मेन स्केल की डिवीजन में 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इस तरह फार्मूला पुट करके आप लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। अब टोटल रीडिंग क्या होती है इसकी, मेन स्केल रीडिंग, मतलब मेन स्केल पे कहाँ तक आया है, यहाँ तक आ गया है, 1 सेंटीमीटर आ गया है। मेन स्केल रीडिंग 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मतलब कन्फर्म है कि 1 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही होगा, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। और वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट इनटू मेन स्केल और वर्नियर स्केल को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिला रही है रेखा, तो लिस्ट काउंट लिख देंगे। ये चौथे नंबर पे मिला रही है गिन के, उसके बाद 5वें नंबर पर मिला रही है तो 5 लिख देंगे, और इसके बाद 1 सेंटीमीटर प्लस 0.05, तो इसका मान निकल जाएगा, टोटल रीडिंग हो जाएगी 1.05 सेंटीमीटर। शून्य त्रुटि, इसमें भी जरूर कुछ त्रुटियां होंगी। जब मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल को शून्य के साथ एक साथ ना होकर थोड़ा आगे या पीछे हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि हम वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को चिपका के अब रखने जा रहे हैं, तो चिपका के रखने जा रहे हैं तो हो सकता है शून्य थोड़ा आगे पड़े तो ये त्रुटि हो गई, शून्य थोड़ा पीछे पड़े तो ये त्रुटि हो गई। जब आगे होगा तो ये धनात्मक शून्य त्रुटि होगी, जब पीछे होगा तो ये ऋणात्मक शून्य त्रुटि होगी।
एक और अब हमें करेक्ट रीडिंग अगर निकालना है तो हमेशा जीरो एरर को टोटल रीडिंग में से घटा देंगे। तो ये अगर धनात्मक जीरो एरर है तो घट जाएगा, और ऋणात्मक जीरो एरर है -5, मान लीजिए कि -5 एरर है तो यहाँ -5 लिखेंगे तो -5 हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा, मतलब ऋणात्मक एरर जुड़ जाएगा, धनात्मक एरर घट जाएगा। लेकिन हमेशा माइनस यहाँ लिखते हैं, इसी तरह फार्मूला लिखते हैं। अब आएगा अगला मापक यंत्र स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज और सटीकता से मापने के लिए बनाया गया यंत्र है। ये वर्नियर स्केल से भी छोटी छोटी डिवीजन को माप सकता है। तो संरचना इसकी कैसी होती है? ये ऐसी होती है, यहाँ होता है पिच स्केल ऐसे होता है, ये होता है सर्कुलर स्केल, ये घूमता है। तो इसका अल्पतमांक लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? ये मुख्य स्केल का जो पाठ्यांक होगा उसको लिख देंगे, और घुमावदार स्केल की कुल विभाजनों की संख्या को लिख देंगे, तो ये लिस्ट काउंट निकल जाएगा। और पाठ्यांक ज्ञात करना, अब इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे हम? कुल पाठ्यांक इसका होता है मुख्य स्केल का पाठ्यांक प्लस घुमावदार स्केल का पाठ्यांक। तो मुख्य स्केल पर घुमावदार स्केल से ठीक पहले का पाठ्यांक, मतलब ये जहाँ मान लीजिए कि ये घुमावदार स्केल से ठीक पहले 5 आ गया तो 5 हो जाएगा मेन स्केल पाठ्यांक। तो वैसे ही यहाँ मुख्य स्केल और घुमावदार स्केल का पाठ्यांक कैसे निकालेंगे? अल्पतमांक गुणे आधार से घुमावदार स्केल का जो भाग मिल रहा है, मतलब इस बेस लाइन से घुमावदार स्केल का जो भाग मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ 5 मिल रहा होता तो 5 हो जाता, और अल्पतमांक से उसका गुणा कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पाठ्यांक निकल जाएगा। और इसमें भी जब शून्य त्रुटि होती है तो इसमें शून्य त्रुटि होती है यदि आप मुख्य स्केल, मतलब इसको भी अगर मान लीजिए बंद करके रखा गया तो इसका जीरो मान लीजिए नीचे चला गया, सर्कुलर दोनों एक साथ होने चाहिए, नीचे चला गया तो धनात्मक शून्य त्रुटि हो जाएगी। अब मान लीजिए ऊपर ही रह गया तो ऋणात्मक शून्य त्रुटि हो जाएगी। अब धनात्मक शून्य त्रुटि कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल, मतलब ये जो मिला है यहाँ दूसरे नंबर का मिला है तो दूसरे 2 हो जाएगा यहाँ जो इससे टच हो रहा है बेस लाइन से। और ऋणात्मक शून्य त्रुटि कैसे निकालेंगे? माइनस रहेगा यहाँ, ऋणात्मक माइनस, और लिस्ट काउंट इंटू, मतलब यहाँ जो इससे मिल रहा है, देखिए 1 2, इसको इधर से गिनेंगे, एक दूसरा मिला तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब करेक्ट रीडिंग क्या होगा? करेक्ट रीडिंग होगा टोटल रीडिंग -0, सेम टू सेम वर्नियर स्केल जैसी यहाँ भी कहानी है। ठीक है दोस्तों, यही था मेरा नोट्स। एक बार मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे नोट्स देख लीजिए। ये सब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, थोड़ा ही बताया है, पूरी तरीके से नहीं बताया है। देखिए ये ख़त्म हो गया मेरा नोट्स। तो दोस्तों यही था चैप्टर 2 का वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं और भी वीडियो लाते रहूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।